जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का जो है रिवीजन करेंगे। यानी 2023 में दोस्तों 2023 में जो पेपर आया था उसका हम लोग जो है कि पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने टारगेट बनाया है दोस्तों कि 2023 से 2016 के बीच जितने अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग टाइम पे पेपर हुआ है उन सारे पेपरों का हम आपको रिवीजन करा दें, ताकि आपको क्या हो जाए, ताकि आपको जो 90% प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, ठीक है, वो सारा आपको कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप यकीन रखिए और वीडियो के साथ बने रहिए, ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्पफुल मिलेगा। जितने भी 90% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 90% पेपर जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनते हैं। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट होता है पेपर और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये आपको अच्छी तरह से पता लगेगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा दोस्तों। ठीक है, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। देखिए ये टोटली क्या होता है, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर मिलेगा टाइम, और टोटल नंबर कितना रहेगा, 50। ठीक है, 50 नंबर रहेगा। और क्वेश्चन की संख्या अगर कहा जाए तो इसमें क्वेश्चन की संख्या टोटली 30 रहता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है मध्यमान, मध्यांक, प्रसार और बहुलक। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन में हम लोग जैसा कि पढ़े हैं दोस्तों कि मध्यमान कहिए या माध्य कहिए एक ही चीज़ है। ठीक है, मध्यमान हो गया, मध्यांक हो गया, ठीक है, यानी माध्यिका कहिए या बहुलक, तो ये तीनों तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं दोस्तों, लेकिन प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन नहीं है। देखिए डिस्क्रिप्शन में, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन प्रसार नहीं है क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति को सांख्यिकी माप के रूप में बताया गया है। तो देखिए सांख्यिकी माप के रूप में मापन है, मध्यांक है और बहुलक है, लेकिन प्रसार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 जो है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से दिया था। पहला है तत्परता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 सिद्धांतों को के प्रतिपादित किया था। पहला कौन सा, तत्परता का सिद्धांत। दूसरा क्या, अभ्यास का नियम, अभ्यास का सिद्धांत। और तीसरा क्या था दोस्तों, प्रभाव का। यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक ने 3 दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी उठता है दोस्तों, थॉर्नडाइक जो है ये क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जो बाल विकास पे बच्चों पे बहुत सारा अध्ययन किए थे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें से हमारा कौन जाएगा, डी वाला ऑप्शन जाएगा कि 3 नियम देते। कौन कौन 3 नियम हो गया, पहला है तत्परता, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत विवादित रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, 270 होती है। फिर बाद में हड्डियों की संख्या 300 हो जाती है बच्चों की, कुछ हड्डियाँ जुड़ के वो होती हैं, 300 के करीब हो जाती है। फिर बाद में अंत में प्रौढ़ावस्था में आके 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। ठीक है, यानी बाल्यावस्था में कितना होती है दोस्तों, 350 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और किशोरावस्था में व प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 206 होता है। क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि यानी 270 हमारा क्या होता है, नवजात शिशु में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके में हड्डियों की संख्या शरीर में कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में जो होता है, बाल्यावस्था यानी कितना हो गया, 6 से 12 वर्ष की उम्र में कितना होता है दोस्तों, 350 हड्डियाँ होती हैं। और किशोरावस्था हो गया जो यानी 13 से 19 वर्ष के बीच में या प्रौढ़ावस्था में वो कितना हो जाता है, 206 हड्डियाँ हो जाती है। क्लियर है दोस्तों।
तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया है टॉलमैन, दूसरा स्किनर, तीसरा कोहलर और चौथा हल। ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने बाल विकास पे बहुत ज़्यादा जो है कि अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्किनर। यानी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं। यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है जिसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है। अब पुनर्बलन क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पुनर्बलन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पुनर्बलन होता है मतलब पुनः बल देना। ठीक है दोस्तों, एक तरह से क्या होता है? पुनः बल देना। तो पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चों को एक तरह से प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, उनको अपनी उचित शिक्षा के लिए और कक्षा शिक्षण के लिए, अपने उचित कार्य के लिए उनको प्रेरित करना, पुनः बल देना, यानी दोबारा से मोटिवेट करना। क्लियर है दोस्तों? तो आशा है समझ में आया होगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। आपराधिक प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? उदंडता वाला समय। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का मतलब होता है उदंडता वाला। तो देखिए ये बच्चों की अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जब प्रौढ़ावस्था आ जाता है दोस्तों, तो व्यक्ति क्या होता है? समझदार हो जाता है। बच्चा समझदार हो जाता है, उसको उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, वो किसी तरह का उल्टा सीधा हरकत नहीं करता है। ठीक है, और किशोरावस्था जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? आपराधिक जो प्रवृत्ति का सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसी में विकास होता है, किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था का देखिए समय काल क्या होता है? तो किशोरावस्था दोस्तों 13 से 18 साल तक होता है। 13 से 18 साल तक इसका समय है। ठीक है, शैशवावस्था का अगर पूछा जाए तो ये जन्म से 5 वर्ष तक होता है। कभी कभी क्वेश्चन में 6 वर्ष भी दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था जो होता है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो 6 वर्ष या 5 वर्ष कोई एक ही देगा, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बाल्यावस्था जो होता है दोस्तों, ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में उसकी विकास थोड़ा स्थिर हो जाती है। किशोरावस्था में क्या होता है? उथल पुथल का उसका जो जीवन काल चलता है, इसमें ज़्यादातर आपराधिक मामले, इसमें बच्चों में थोड़ा अट्रैक्शन आते हैं मेल फीमेल के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि किशोरावस्था। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े नाजुक और परिवर्तन का काल होता है। किशोरावस्था को नाजुक और परिवर्तन का काल कहते हैं। और किशोरावस्था को दोस्तों एक तरह से इसको बसंत ऋतु भी कहा जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर, किशोरावस्था के ऊपर, एक बसंत ऋतु काल भी बोला है। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी किशोरावस्था में जब बच्चा होता है दोस्तों, तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता में कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में, दूसरा बौद्धिक विकास में, तीसरा हो गया व्यावसायिक विकास में, चौथा समायोजन में। तो देखिए जब भी संज्ञानात्मक आता है दोस्तों, वहाँ संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक से ही होता है। ध्यान रखिएगा, किससे होता है? बौद्धिक से। तो जब भी संज्ञानात्मक से क्वेश्चन आए, तुरंत बौद्धिक को ट्रिक करिए। तो बौद्धिक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी में व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, किसमें? बौद्धिक विकास में। अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी हो गई है तो वहाँ पे बच्चे का बौद्धिक विकास जो है कम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या है? संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति के बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता बहुत व्यापक है। यह कम संज्ञानात्मक क्षमता अनुकूलन, व्यवहार और बौद्धिक कार्यात्मक प्रदर्शन और व्यक्ति की अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया। इसमें कौन सा हो जाएगा? बौद्धिक विकास। 7वां नंबर चलते हैं।
देखिए 7वां में दिया है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा है। अब पूछा है कि यह कथन किसने कहा है, किस साइंटिस्ट ने कहा है। तो पहला ऑप्शन दिया क्रो एंड क्रो, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा क्या दिया है डिम्बल और चौथा एवरिल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, डिम्बल। इन्होंने डिम्बल ने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। ठीक है, डिम्बल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। मतलब कि अगर किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही पर ध्यान दे रहे हैं तो ये एक तरह का क्या होता है, अवधान होता है, डिम्बल ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो 8वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। अब इन्होंने अवस्था दिया है कि बुद्धि का विकास लगभग किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। तो देखिए शैशवावस्था तो जन्म से 5 वर्ष तक होता है दोस्तों, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें विकास जो है कि स्थिर हो जाता है, बाल्यावस्था में थोड़ा विकास स्थिर हो जाता है, शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है। किशोरावस्था में लगभग क्या होता है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, 8 क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गए आपके। अब आइए 9वां देखते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। यदि कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रेरणा होता है। ठीक है, प्रेरणा होता है। प्रेरणा, ध्यान, कहीं कहीं देखिए रुचि भी दिया हुआ है, कहीं कहीं अगर आप सीरीज में चले जाएंगे तो सीरीज में कहीं कहीं रुचि भी दिया है, कहीं प्रेरणा दिया है, तो ज़्यादातर इसका सही आंसर करेक्ट प्रेरणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक प्रेरणा है। ठीक है, सीखने को प्रभावित करने के अन्य कारकों में रुचि, परिपक्वता, तत्परता, इच्छा आदि शामिल है। तो देखिए इसमें ध्यान भी हो सकता है, रुचि भी हो सकता है और परिपक्वता, तत्परता भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कौन सा है, प्रेरणा है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन में दिया है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन। ठीक है, तो पहला हो गया उद्दीपक हो गया, दूसरा रुचि हो गया, तीसरा आवश्यकता हो गया, चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसमें सारा हो गया, रुचि भी होना चाहिए बच्चे के, अगर कुछ सीख रहा है बच्चा तो उसके अंदर रुचि होना चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो वो कोई चीज़ सीख नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लग रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कुछ उसका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उद्दीपक होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए, जिस चीज़ की वो पढ़ाई कर रहा है या जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है उसकी आवश्यकता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता आदि है। ठीक है, बालकों में अभिप्रेरणा उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देखिए, आनुवंशिकता का वाहक होता है। देखिए आनुवंशिकता आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि आनुवंशिकता जो होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो इन्होंने मटर पे खोज किया था, तो उन्होंने बताया था कि आनुवंशिकता का वाहक कौन सा होता है दोस्तों, जीन होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता का वाहक जीन होता है, ये ध्यान रखिए। आनुवंशिकता क्या होता है, जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों का गुण जो है कि आने वाली पीढ़ियों में, नई नई पीढ़ियों में उनका गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जीन आनुवंशिकता के वाहक हैं। जीन आनुवंशिक इकाइयां हैं जो गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं, जीन डीएनए से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। क्लियर है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्तित्व को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। देखिए पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, व्यक्तिगत भी है, वस्तुनिष्ठ भी है, प्रक्षेपण भी है। देखिए व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियाँ निम्न है, व्यक्तित्व विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है और प्रक्षेपण विधि है। क्लियर है दोस्तों, ये तीनों विधियाँ क्या हैं, व्यक्तित्व को मापने की हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है दोस्तों,
भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। जब भी आपके क्वेश्चन में आए भाटिया बैटरी परीक्षण दोस्तों, ये बिल्कुल याद ध्यान रखिएगा, ये बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है दोस्तों? बुद्धि से संबंधित है। ये बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, भाटिया बैटरी परीक्षण किसका परीक्षण होता है? बुद्धि का परीक्षण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14वां देखिए, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप से होता है? शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना में होता है, तर्क में होता है, चिंतन में होता है या कल्पना में होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सृजनात्मक का विकास जो होता है वो हमेशा चिंतन में होता है दोस्तों। चिंतन क्या होता है? अगर हम कोई समस्या है, अगर हम समस्या के समाधान के लिए अपने दिमाग पर जोर डालकर उसका उपाय खोजते हैं, वो हमारा चिंतन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए सृजनात्मक वह योग्यता है जो व्यक्ति को प्रचलित ढंग से चिंतन करने और विचार करने तथा कार्य करने की अमूर्त योग्यता को ही सृजनात्मक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका समझ में आ गया कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पहला दिया है 2, तीसरा 4, चौथा 6 और आखिरी दिया है 3 है। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें दे रखा है टोटली कितना है? 4 है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला दे रखा है संवेदी गायक अवस्था, ठीक है। दूसरा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये चारों अवस्थाओं को ध्यान रखना है दोस्तों। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 होती हैं: संवेदी गायन अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, अपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों। ये चारों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे क्या है, 15 जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गए। अब आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्लियर है दोस्तों? देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, देखिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसको बाल मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों, शिक्षक यदि बाल मनोविज्ञान अच्छी तरह से जानता है तो वो बच्चों की भावनात्मक, क्रियात्मक और उसके सारे गुणों को पहचानेगा, उसके ज्ञान को पहचानेगा, किस लेवल का उसके ज्ञान है, किस लेवल का उसे पढ़ाई कराना है हमें, ठीक है। और उसके सारी शारीरिक चीज़ें, मानसिक चीज़ों का ज्ञान होगा तो वो उसके अनुसार उसको शिक्षा का प्रदान करेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। यदि आपको बाल मनोविज्ञान का जानकारी है तो आपको बालक के क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होगा, जिससे जैसे क्या होगा, शारीरिक होगा, मानसिक और सामाजिक आदि। वह इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए पाठ्य विषय और क्रियाओं का चुनाव करने में सफल होगा। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि यदि बाल मनोविज्ञान आपको किसी भी टीचर को अच्छी तरह आती है तो वो क्या करेगा, बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं को अच्छी तरह से जानेगा और बालक के संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए बाल मनोविज्ञान जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो बालकों के पाठ्य विषय और क्रियाओं का चुनाव करने में उसमें सफलता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था में कोई 2 विशेषता लिखिए। देखिए पहला क्या है दोस्तों, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता। तो देखिए शारीरिक व मानसिक स्थिरता यह अवस्था शैशवावस्था के अस्थिर से भिन्न होती है। बाल्यावस्था के बालक विकास की मानसिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। बाल्यावस्था में वे
अधिक संतुलित और शांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था के अपेक्षा क्या होता है, इसमें ज़्यादा स्थिरता होती है। यह अवस्था शैशवावस्था के और स्थिरता से भिन्न होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्थिर होता है। तो देखिए बाल्यावस्था जो होता है दोस्तों, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इसमें जो थोड़ा सा उथल पुथल होता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा क्या होता है, बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, 6 से 12 वर्ष होता है, और इसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होती है, थोड़ी स्थिर होती है। बाल्यावस्था में वे अधिक संतुलित और शांत रहते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखिए, दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, दूसरी विशेषता वास्तविक दुनिया। ठीक है, वास्तविक दुनिया के साथ संबंध। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे वास्तविक दुनिया के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। वे परिवार, स्कूल, दोस्तों के साथ संबंधों के माध्यम से सामाजिक कौशल सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वो स्कूल और दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, और माध्यम से सामाजिक कौशल सीखने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। एक तो होता है दोस्तों स्मृति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक होता है स्मृति, स्मृति होती है याददाश्त, विस्मृति यानी भूलने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बालक में विस्मृति कम करने की 2 उपाय बताइए। बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान का होना। अब मान लीजिए कोई बच्चा कोई चीज़ स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है, तो उसका अगर ध्यान उस वस्तु में है, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से याद कर लेगा। अगर ध्यान नहीं है तो उसको वो कितना भी रटेगा उसको याद नहीं होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का स्मरण करने से पूर्व, ठीक है, करने में पूर्ण ध्यान होना आवश्यक होता है। दूसरा, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप स्मरण कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई करने के बाद आपको विश्राम यानी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये स्मृति इससे क्या होती है, जागरूक होती है। क्लियर है दोस्तों, और विस्मृति का खात्मा होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। रुचि का शैक्षणिक महत्व क्या है। रुचि का शैक्षणिक महत्व निम्न है। शिक्षण विधि देखिए, सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचि, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, यानी सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। ठीक है, दूसरा हो गया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का स्तर छात्रों के मानसिक स्तर एवं प्राकृतिक रूप से दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। देखिए मानसिक स्तर का मतलब है, अब छात्र का मानसिक स्तर अगर छोटे लेवल का है तो पाठ्यक्रम भी उसके ही मानसिक स्तर का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर उसके मानसिक स्तर से या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा तो भी उसको अच्छा जो है कि रुचि नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है स्नेहपूर्ण वातावरण। कक्षा एवं विद्यालय का वातावरण हमेशा प्रेमपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, कक्षा व विद्यालय का वातावरण हमेशा प्रेमपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, पहला अभिप्रेरणा, दूसरा कक्षा का भौतिक वातावरण। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये दोनों जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा, अभिप्रेरणा, और उसके बाद कक्षा का भौतिक वातावरण। ठीक है, ये होना चाहिए स्नेहपूर्ण वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे अपना पढ़ाई कर रहा है, वातावरण में हमेशा रह रहा है, उसका क्या होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। उसको किसी तरह का मानसिक प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अधिगम स्थानांतरण होता है, जैसे इसको आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं। अधिगम स्थानांतरण मतलब क्या होता है, यानी पूर्व ज्ञान, यानी पहले का सीखा हुआ ज्ञान अगर किसी नई चीज़ों को पता करने में आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसको अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गणित सीखा हुआ है और उसका विज्ञान में भी किसी तरह का कैलकुलेशन आ गया, अगर 2 + 2 4 होता है तो ये मैथ में आपने सीखा हुआ है, लेकिन अगर विज्ञान में कहीं जोड़ने को आया तो उसको आप जोड़ेंगे तो वो क्या कहेगा, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कि एक तरह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी चीज़ में उपयोग होना। देखिए, तो सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब लोग
सीखी गई जानकारी और कौशल को किसी नई स्थिति या संदर्भ में लागू करते हैं। अर्थात सीखी गई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? हमारा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए 21वां पे चलते हैं। व्यक्तित्व विकास में शिक्षण किस प्रकार प्रभावी होता है? देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्तित्व विकास में शिक्षण किस तरह प्रभावी होता है? तो शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ज्ञान, कौशल, मूल्यों का विकास करके बेहतर बनाती है। क्लियर है दोस्तों? पहला क्या होता है? ज्ञान विकास करता है, कौशल विकास करता है और उसके मूल्यों का विकास करके उसे बेहतरीन बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए। बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखना है दोस्तों। तो थार्डाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया ही योग्यता की बुद्धि होती है। क्लियर है? थार्डाइक ने कहा है दोस्तों कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही क्या कहलाती है? हमारी बुद्धि कहलाती है। क्लियर है? तो आपको एक तरह से ये इस तरह से आपको लिखने के लिए ज़रूर आएगा या आपको देखने को आएगा कि ये कथन किसने कहा है, ये कथन है, इसको किसने कहा है, इस तरह का है। तो जो कथन और जिन जिन अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने, बाल विकास मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने अलग अलग अपना अपना योगदान दिया है, उसको आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए टर्मैन के अनुसार क्या दिया है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। जो अमूर्त विषय है उसके, अमूर्त वस्तुओं के विषय में, अमूर्त जो वस्तुएं विषय हैं उसके बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? हमारी बुद्धि कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 23वां देखिए। तेईसवां है, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। शैशवावस्था मतलब दोस्तों एक चीज बिल्कुल छवि बन जाना चाहिए आपके मन में। शैशवावस्था मतलब क्या हो गया? जन्म के 5 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक, 5 या 6, कहीं कहीं 6 भी देता है, कहीं 5 देता है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक विकास में तीव्रता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है और 5 से 6 साल का नहीं होता है, उसके बीच में उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और उसके बाद मानसिक विकास भी होता है। वो कोई चीज़ बहुत जल्दी सीखता है, किसी चीज़ को कॉपी करता है, आपके बोले हुए शब्दों को कॉपी करता है। जैसे शिशु का विकास प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके छोटे कपड़े उसके बड़े बड़े छोटे होने लगते हैं। ठीक है, और उसके शरीर जो होता है मात्र 3 वर्षों में काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक, और अगले कुछ दिनों में उसका विकास का स्थिर जितना स्टार्ट में जितना तेज़ी से होता है उससे क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा हो गया सीखने में तीव्रता। सीखने में भी तीव्रता होता है, यानी कि शैशवावस्था में जो होती है क्रिया वो बहुत तीव्र होती है दोस्तों। तो देखिए शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। शिशु बताई गई बातों को बहुत जल्दी सीख लेता है। अब इस अवस्था में अगर आपको कुछ कहते हुए, कहीं दो लोग को बात बतौनी करते हुए भी शिशु सुन लेता है तो वो उसको याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो शैशवावस्था की दो विशेषताएं कौन कौन सा है? पहला हो गया हमारा शारीरिक विकास में तीव्रता और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? सीखने में तीव्रता। ठीक है, सीखने में तीव्रता और शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समायोजन क्या है? समायोजन क्या है दोस्तों? देखिए अलग अलग परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, देखिए समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। समायोजन क्या है दोस्तों? अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 पेन है, हमें तीसरी पेन की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने दूसरे 2 ही पेन में अपना किसी तरह कार्य चला ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? समायोजन होता है कि अगर हम किसी परिस्थितियों के साथ अपने अपने को उसी अनुकूल ढाल लेते हैं, वो हमारा समायोजन कहलाता है। क्लियर है? यानी देखिए समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं को, ठीक है, इच्छाओं को और लक्ष्यों को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। क्लियर है? यह हमेशा चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। ज़रूरी नहीं है कि बाल्यावस्था में रहेगा, किशोरावस्था में रहेगा या जो है कि प्रौढ़ावस्था में रहेगा, ये जीवन भर चलती रहती है। क्लियर है? तो 24 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट दोस्तों।
25वां देखिए, 25वां है व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है दोस्तों? वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वुडवर्थ जी ने बताया है कि व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ड्रेवर के अनुसार क्या दिया है? व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों व गत्यात्मक संगठन के आधार पर किया जाता है, जिसे मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत की कोई एक परिभाषा हो गया, देखिए वुडवर्थ के अनुसार हो गया, ड्रेवर के अनुसार हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता है। ये नए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करते हैं, इसलिए यह अनुभव तथा इसकी उपयोगिता के सीखना या अधिगम कहलाता है। अधिगम एक तरह से क्या है दोस्तों? अपने हर चीज़ों को सीखना ही क्या कहता है? लर्निंग ही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, अगला है 27वां क्वेश्चन देखिए, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना से आप क्या समझते हैं? रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारे अंदर क्षमता होती है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं? एक नए प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता करती है जो पहले कभी नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो कल्पना से आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतुलन को एक उदाहरण देकर समझाइए। संतुलन क्या होता है? देखिए संतुलन तो आप नॉर्मल भाषा में समझ रहे होंगे। संतुलन क्या होता है? नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, देखिए संतुलन कार्य प्रदर्शन के दौरान शरीर की नियंत्रण स्थिति को बनाए रखने की क्षमता है। ठीक है, सभी परिवेशों और कार्यों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए हमें स्थिर और गतिशील दोनों गतिविधियों के दौरान नियंत्रण स्थिर बनाए रखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? यानी संतुलन क्या होता है? हमें अपने आप को स्थिति के अनुकूल जो है कि क्षमता बना के रखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगमांतरण क्या है? देखिए अधिगमांतरण क्या है? ठीक है, अधिगमांतरण जब पूर्व सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम अधिगमांतरण कहते हैं। जैसे उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगमांतरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण ही हमारा अधिगमांतरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब पूर्व सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे गए ज्ञान में उसका जो होता है प्रभाव पड़ता है या उपयोग करते हैं तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, कोलेसनिक के अनुसार शिक्षण के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत या निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यानी शैशवावस्था जो होता है दोस्तों, शैशवावस्था मतलब जब भी ये शैशवावस्था आए आपके मन में छवि बन जाना चाहिए कितना दोस्तों? जन्म से 5 वर्षों तक। ठीक है, 5 से 6 वर्षों तक, 5 ही वर्ष मान्य है। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए शिक्षा को सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। ठीक है, आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। इस अवस्था में बच्चा सक्रियता से सीखना आरंभ कर देता है। शिशु देश के भावी नागरिक होते हैं, इसीलिए इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। तो देखिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए दोस्तों? शैशवावस्था में शिक्षा जो है एक तरह से प्ले वे होना चाहिए। ठीक है, यानी खेल खेल में पढ़ाई होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होता है, जैसे मॉन्टेसरी विधि है या किंडरगार्टन विधि है, इन विधियों के द्वारा बच्चों को क्या है पढ़ाई कराना चाहिए, जिसमें खेल खेल में बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए
30 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी मल्टीपल क्वेश्चन जो हो गए 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। और उसके बाद 1 से लेकर 15 तक और उसके बाद 16 से लेकर 30 तक हमारे क्वेश्चन हो गए अति लघु उत्तरीय। देखिए ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आखिरी में, ठीक है, हमारा अंतिम प्रहार है दोस्तों, क्योंकि अब 8 तारीख से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आपको कोई कठिनाई होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो सारे प्रश्न इन्हीं से मिलके आते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, लंबा लिखना पड़ता है, लेकिन सब इन्हीं के क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और हम इस चैनल पे फास्ट रिवीजन और फास्ट क्वेश्चन लाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए देखिए हमारा टारगेट है दोस्तों कि कम से कम 90% बच्चों का आए, ठीक है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को एक साथ सबको करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।